राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट रेशियो एंड प्रपोर्शन के हम लोग प्रीवियस में 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 6 होने वाला है। स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस सेशन जो इससे पहले हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने प्रोपोर्शन के बारे में सीखा था और उससे पहले के जो सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हमने रेशियो कवर किया था। अब हम लोगों ने जो प्रोपोर्शन शुरू किया था स्टूडेंट, उसका काफ़ी सारा पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे। जितने भी टॉपिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं हम लोग पढ़ चुके थे, उससे थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे। फिर आज का हम लोग का सेशन होगा सिर्फ ओनली ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट हेडिंग लगा लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपोर्शन, जो कि मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रोपोर्शंस में कोई भी टर्म्स आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स मिली है और आपको अगर थर्ड टर्म आपको फाइंड करनी है या फिर थर्ड और फोर्थ, मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड और फोर्थ टर्म जो होती है, जैसे कि हमें मान लीजिए हमें टर्म्स दी गई हैं ए बी सी एंड डी, हमको टर्म्स दी गई है। तो ये जो सी होता है ना स्टूडेंट, ये हमारा डी, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो डी होते हैं आपकी फोर्थ टर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ फ्रैक्शनलेशन टर्म होती है, फोर्थ या फिर आप इसको बोल सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म होती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली जो टर्म होती है अगर कहीं पर आपको ये टर्म नहीं दी गई है, मतलब ये कि अगर आपको ए बी एंड ओनली आपको डायरेक्टली सी दे दिया गया है, तो ये वाली जो टर्म होती है ना, ये टर्म काम करती है किसका, ये थर्ड टर्म तो आपकी होगी, लेकिन ये आपकी उस टाइम पे फोर्थ टर्म भी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, फोर्थ टर्म भी बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो थर्ड टर्म होती है ये आप इसको फोर्थ टर्म भी काउंट करते हैं। तो हमने सीखा था कि अगर आपको कभी थर्ड टर्म निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। हमने सीखा था कि अगर आपको ये 3 टर्म दी गई है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन डी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि a इज टू बी एज c इज टू डी होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए डी और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट बी सी। अगर हमें क्या निकालनी हो, डी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डी को यहाँ पर रखकर हम क्या कर लेंगे, बी सी अपॉन में यहाँ से ए ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जब हमें यहाँ से डी सी फाइंड करना हो तो डी अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए चला जाएगा। लेकिन अगर आपको, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी ये वाली जो टर्म्स होती हैं, मीन्स ये वाली और ये जो टर्म होती है हमारी लास्ट टर्म जो होती है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, ये वाली जो टर्म्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको, इन दोनों टर्म्स को जो कि लास्ट में होती हैं दोनों टर्म्स के, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और ये वाली जो होती हैं ये बी एंड सी, ये क्या होती हैं, मीन टर्म होती हैं, आपके मध्य टर्म। ठीक है, तो जब हम लोग को, अगर हमें डी गिवन नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, जब हमें डी ए ये जो हमें गिवन नहीं है तो हम इसकी जगह यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये रख लें, ये हमें मिल गई क्या, यहाँ से बी मिल गई, यहाँ से सी मिल गया, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्सट्रीम टर्म मिल गई सी। ए और सी मिल गई, ए और सी। अब क्या हुआ, डी की जगह पे हमें जब सी मिल गया, ए और सी मिल गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों मिल गए। अंदर में हमें क्या मिल रहा था, बी और सी। एक्स जो हमें मीन टर्म्स मिल रही थी वो क्या मिल रही थी पहले, बी और सी, बट अब क्या है, बी और बी अगर वो टर्म हो गई, यानी कि ये वाली टर्म रिपीट हो गई है, हमें ये वाली टर्म जो है गिवन नहीं है, सी वाली टर्म जो है यहाँ पे डी गिवन नहीं है और सी जो है हमारा रिपीट हो गया, बी हमारा रिपीट हो गया, तो हमें क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारी मीन टर्म हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर लिया इसके इक्वल में। अगर हमें यहाँ से हमें सी निकालना हो, अगर हमसे बोला जाता है कि आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर इसका मतलब आपको सी निकालना है, तो जब आपको सी निकालना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहीं से ही, अगर आपको क्या निकालना हो, यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी हो, अभी तक तो हम क्या निकाल रहे थे, ए सी में हमने सी निकाल लिया, अभी हमने यहाँ पे डी भी निकाला, लेकिन अब हमें क्या निकालनी हो, अगर हमें यहाँ से मीन टर्म निकालनी हो। मैंने आपको बताया था कि बी जो होती है आपकी मीन टर्म होती है और जीएमबी उसको हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो ये जो जाएगी आपकी बी, हमें अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ए सी, और ये जो स्क्वायर था स्टूडेंट यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी इक्वल्स टू ए,
बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी हो जाएगी। अगर आपको कभी भी बी निकालने के लिए आता है तो आपको ये करना है, और अगर आपको सी यानी कि थर्ड टर्म निकालने के लिए आती है तो आपको क्या करना है, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए मिल जाएगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, डी इक्वल्स टू मतलब फोर्थ टर्म इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए हो जाएगा। तो ये हम लोग ने प्रीवियस सेशन में किया था स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल कराया है क्योंकि आज हम लोग जो करने वाले हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा सेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड होने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन, क्वेश्चंस पे हम लोग मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि an amount of money is to be distributed among P, Q and R in the ratio of 16:19:7 respectively. If R gives rupees 200 of his share to Q, the ratio among P, Q and R becomes 3:10:3 respectively. What was the total amount? आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर क्या एक अमाउंट है किसके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पी क्यू आर में, जो कि क्या होता है किसके रेशो में किया जाता है 6, 19 और 7 के रेशो में किया जाता है, ठीक है। इफ आर गिव्स रुपीज 200 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो उसको शेयर मिल रहा है आर को, अगर वो अपने शेयर में से 200 रुपीज क्यू को दे देता है तो आपसे पूछा जाता है उसके बाद पी क्यू एंड आर का रेशो हो जाता है 3:10:3 हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका टोटल अमाउंट क्या होगा। इसका मतलब हमें कहा गया है कि इसमें हमें जो पहला रेशो दिया गया है पी क्यू एंड आर का, ठीक है, वो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हमें 6:19 यहाँ पर 7 दिया गया है, ठीक है। ठीक, हमसे जो फर्स्ट अमाउंट कहा गया, फर्स्ट जो हमें अमाउंट दिया गया है कि ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस रेशो में, तो उसका रेशो ये दिया गया है। फिर हमसे कहा गया कि ये जो आर है ना, आर गिव्स 200 रुपीज़ और क्यू क्या कर रहा है, टेक कर रहा है उसको, मतलब उसको ले रहा है वो क्यू, ठीक, कितने 200 रुपीज़, मतलब आर उसको दे रहा है और क्यू क्या कर रहा है 200 रुपीज़ ले रहा है। मतलब ये हो गया कि डिफरेंस जो आएगा वो आर में और क्यू में ही आएगा, पी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब पी में कोई डिफरेंस नहीं आया इसका मतलब स्टूडेंट ये 6 ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है। मतलब जो हमें यहाँ पे रेशो गिवन है वो क्या दे दिया गया है, 3:10:3 दे दिया गया है। हमें पता है कि पी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन जब पी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें जो रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पी में चेंज आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पी को क्या करना है 6 बनाना है, क्योंकि इस पी में कोई चेंज नहीं है। तो हम जब इसको 6 बनाएंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम करने के लिए। हमने यहाँ पर देखा अगर हम मल्टीप्लाई 2 से कर दें इस 3 में तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 6 मिल गया, यहाँ पे 2 से करेंगे यहाँ से 20 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 से करेंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6:20:6 हमें यहाँ से मिल गया, जो कि क्या हो गया हमारा, ये न्यू रेशो हो गया। अब हमारा इस रेशो का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना था, इसके इक्वल करना था इसको, जो कि हमने कर लिया। तो हमारा इस वाले रेशो का कोई काम नहीं, हम सिर्फ इस पे और इस पे बात करेंगे। अगर हम स्टूडेंट यहाँ से देखें कि आर को 6 से जो उसका पुराना वाला, मतलब जो उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो उसको अमाउंट मिला था वो कितना था, 7 था, लेकिन अब उसके पास कितना बचा है, 6 बचा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ उसको -1 हो रहा है। जब उसने देखा कि -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ से हमने देखा कि Q को क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, +1, क्योंकि Q का जो ओरिजिनल जो अमाउंट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो कितना था, 19 था, बट उसको अमाउंट कितना मिला है, 20 मिला है। इसका मतलब 200 उसने दिए थे, तो यहाँ से प्लस में हो गया। तो इस -1 की और इस +1 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, 200 है, यानी कि 1 की वैल्यू हम 200 यहाँ पर काउंट करेंगे। तो हमें 1 की वैल्यू तो मिल गई यहाँ से कि 200 आएगी 1 की वैल्यू, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट, तो हमें टोटल अमाउंट बताना है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 26, ये हो गया 20 + 6 26 प्लस अगर हम 6 कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 32 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है, 32 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई अगर हम 200 करें तो अभी हमें 200 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 64
100 जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इनका टोटल अमाउंट कितना था 6400 या फिर 6400 इनका टोटल अमाउंट था। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। इसमें ये कहा गया था कि अगर आपको एक अमाउंट दिया जाता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है PQR में और इस रेशो में, ठीक है, अगर R अपने शेयर में से 200 रुपये Q को दे देता है तो रेशो ये निकल के आता है 3, 10 एंड 3 ये निकल के आता है। तो आपको पूछा गया था कि टोटल अमाउंट क्या होगा, तो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, ₹2186 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B एंड C इफ मनी गिवन टू देम इज डिक्रीज्ड बाय ₹26, ₹28 and ₹32 respectively, then they have money in a ratio of 9:13:8. What is the amount given to A? मतलब यह है कि आपको एक रुपीज़ दिया गया, एक सर्टेन रुपीज़ आपको दिए गए कि ₹2186 यानी कि 2186 रुपीज़ आपके पास हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसमें, A, B एंड C के पास। अगर आपसे कहा जाए कि A, B, C को जो रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें से ₹28, A में से 26 रुपीज़, B में से 28 एंड C में से 32 क्या कर दिए गए, डिक्रीज कर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो अमाउंट मिल जाता है उसके बाद जो आपका रेशो मिलता है उस अमाउंट का जो उनके पास बचा है वो क्या हो जाता है 8, 9, 13 एंड 8। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गिवन टू A, मतलब A को कितना अमाउंट दिया गया था, ठीक है, आपको ये पता करना है। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर कहा गया है कि जो रुपीज़ है आपके पास वो कितना है 2186 है, ठीक है। अब A इज टू B इज टू C, इनको जो आपको अमाउंट दिया गया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 26, 28 एंड 32। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 26 यहाँ पे माइनस किया गया, हमें पता नहीं है कि ये अमाउंट, तो हमें पता है कि ये अमाउंट है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन तीनों में किस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें ये नहीं पता है कि ये जो अमाउंट है किस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें सिर्फ ये पता है कि इतना इतना उस अमाउंट में से जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिस रेशो में, उसमें से इतना इतना ही माइनस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, -26, -28 एंड -32 कर दिया, ठीक है। हमें क्या, जो भी हमारा अमाउंट होगा उसमें से हमें ये माइनस करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रेशो मिल जाएगा जो कि क्या होगा 9:13:8 होगा, ठीक। तो अगर स्टूडेंट हम डायरेक्टली यहाँ से देखें कि हमें ये अमाउंट, ये जो हमें दिया गया है ये तो हमें कहा गया है कि माइनस कर रहा है। अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये तो इससे कोई मैटर नहीं करती ना, क्योंकि माइनस करने के बाद मतलब जो पूरा उसका प्रोसेस हुआ है, उनको जो डिक्रीज करा है उसने पूरे अमाउंट में से, इनको जो गिवन थे उसमें से डिक्रीज करने के बाद उनको ये रेशो मिल रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या करें, हम इन तीनों को ऐड कर लें। अगर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, 26, 28 एंड 32 को अगर हमने ऐड कर लिया स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यहाँ से 28 और 32 हमने क्या कर लिया, ऐड करा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 60, ठीक है। 60 प्लस 26 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 26 हो जाएगा 86 हम क्या कर लें, ये जो हमारा माइनस था ना, ये क्या होगा, इसी अमाउंट में से तो हुआ होगा, क्योंकि यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इन तीनों में। जब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो माइनस भी क्या होगा, ये पूरे अमाउंट इसी में से तो माइनस होंगे। हमने क्या करा, इन तीनों अमाउंट को यहाँ पर माइनस कर लिया। 86 जो हमारा ऐड करके आ रहा था हमने इसमें से माइनस कर लिया। हमें यहाँ से क्या मिल गया 2100, ठीक है। अब ये 2100 ही इसमें क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो ये 2100 बचा है वो इन तीनों का रेशो मिला करके आएगा। अब हमसे पूछा गया है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कि हमें ए को क्या मिल रहा है, ए को कितने रुपीस मिल रहे हैं। तो हमने क्या करा, ए को यहाँ से रखा, हमने फिर इन तीनों का सम कर लिया। इन तीनों का सम अगर हम करेंगे स्टूडेंट तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 13 + 8 कितना होगा 21, 21 + 9 कितना हो जाता है 30, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2100, क्योंकि हमें इससे निकालना है। तो हमने इस 0 से ये 0 कट कर लिया, यहाँ से ये जाएगा आपका 7 और ये 0 एज इट इज़ आ गया। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 70 × 9, 70 × 9 मिल गया। तो हमें यहाँ से आंसर जो मिल जाएगा स्टूडेंट 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा होता है 63, और ये 0 का एज इट इज़ आप 0 रख ले। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई कितनी 630, हमें इसकी वैल्यू मिल गई किसकी, ए की। लेकिन हमसे ये कहा गया था कि -26 भी तो करा है ना, ये तो हमें माइनस करने के बाद की वैल्यू मिली है। जब हमने ये माइनस कर लिया उसके बाद 2100 रखा था उससे हमें वैल्यू मिली है। लेकिन
हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू ए, कितना अमाउंट उन्होंने ए को गिवन किया था, दिया था। तो कितना अमाउंट दिया था, अगर हम 630 में 26 क्या कर दें, ऐड कर दें, 26 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 656 आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए को जो अमाउंट मिला था स्टूडेंट टोटल वो कितना था, 656 वो अमाउंट उसको मिला था जो कि ए को गिवन हुआ था। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि ए एंड बी हैड सम सेविंग्स इन द रेशियो ऑफ 4:5। दे डिसाइडेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर्स शेयरिंग द कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:4। आफ्टर दे बॉट A spent 1/3 of his amount while B is left with ₹145. Then the value of gift is, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू दी गई कि A और B क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं अपनी कुछ अमाउंट में, जो कि रेशो क्या है उसका 4:5 है। जो वो सेविंग करते हैं उसका जो रेशो है वो क्या है, 4:5, यानी कि A की क्या है 4 है और B की 5 है, ठीक है। और उसमें कहा गया वो लोग डिसाइड कर लेते हैं अपनी सिस्टर को शेयर करके गिफ्ट देने के लिए, जो कि किस रेशो में आ रहा है, 3:4 के, ठीक है। आफ्टर उन्होंने क्या करा, जब वो जो गिफ्ट था उन्होंने खरीदा तो ए ने जो स्पेंड किए अपनी जो अमाउंट वो सेव करता था उसमें से 1/3 दिया है, और वाइल मतलब उसके बी के पास क्या बचा है, मतलब जो उसने शेयर किया उस अमाउंट के बाद उसको 145 रुपीज़ बचते हैं। तो आपसे पूछा गया कि गिफ्ट की प्राइस क्या होगी। अगर हम यहाँ पे A/B की यहाँ पर हमने क्या कर ली, यहाँ पे सेविंग्स वाली प्राइस रख ली, ठीक है। जो सेविंग करते हैं वो कितनी है, 4:5 है। और उन्होंने क्या करा है, शेयरिंग जो करी है जिस अमाउंट की वो कितनी है स्टूडेंट, 3:4, क्या है 3:4 है। मीन्स इसमें ये हो गया कि ए और बी जो सेविंग करते हैं 4:5 है, और यहाँ पर जो वो कर रहे हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, 3:4 की कर रहे हैं। तो अब आप देखें, अगर आपसे बोला गया है कि वो गिफ्ट की वैल्यू आपकी क्या होगी, अगर हम यहाँ पर एक वर्चुअल वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला गया कि 1/3 हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें वर्चुअल सेविंग्स की, हम लोग रख लेते हैं x और यहाँ से हम लोग शेयरिंग की रख लेते हैं y। हमने क्या कर लिया, जब इसमें हमें a की बताई गई कि a जो कर रहा है अपने अमाउंट का 1/3 कर रहा है, इसका मतलब 4x क्या कर रहा है, अपने अमाउंट का क्या एक्सपेंड कर रहा है, अपने अमाउंट का 1/3 कर रहा है। इसमें हम 1/3 निकाल लेंगे, 4x मल्टीप्लाई 1/3 करके, ठीक है। हमने इसके इक्वल्स में क्या आ रहा है, जो कि क्या हो रहा है, इसके जो आपका आ रहा है कि 3y के क्या है, वो इक्वल है, 3 के इक्वल है, मतलब 3y के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 3y रख लिया। मीन्स इसमें हो गया स्टूडेंट कि जो सेविंग्स थी ना ए की, वो उसमें से अपना 1/3 कर रहा था, उसकी सेविंग्स थी 4, तो हमने उसका 4x रख के उसका 1/3 निकाल लिया, और वो किसके इक्वल है, उसके जो वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। उसने जो क्या करी, अपनी सेविंग्स में से 3 जो शेयर करने के बाद जो उसका बचा वो ये हो गया, इतना उसने शेयर किया, ठीक है। हमने यहाँ से निकाल लिया स्टूडेंट वैल्यू, हमें यहाँ से x की मिल जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे, हमने क्या करा, इसको इधर ले गए, y इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा, और जो ये 4 होगा ये अपॉन में चला जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 3:4 मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया, और यहाँ क्या था, डिवाइड में था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, xy इज इक्वल्स टू 3y4 हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से अभी 3 भी हमारे पास बचा हुआ है। तो हमने जब 3 को यहाँ पर रखा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x/y इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 9/4, ठीक है। हमें क्या मिल गया, 9/4 मिल गया। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे x की 9 रख लें और y की हम लोग यहाँ से 4 पुट कर लें, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 9 मिल गया और यहाँ से 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो देखा हमने कि 4, ये क्या हो गया आपका, 4 की वैल्यू आपकी यहाँ पर x की जो मिल गई 9 मिल गई। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें 4 में मल्टीप्लाई करना है, किससे, 9 से। 9 से यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट 36:45, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने y रखा था तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है, तो हमने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मिल जाएगा 12:16। क्या मिल गया स्टूडेंट, 12:16 मिल गया। तो हमारा जो न्यू रेशो हो गया वो क्या हो गया कि a ने जो एक्सपेंड करा था, जो a की सेविंग्स थी वो थी 36 और b की सेविंग्स थी 45, एंड a ने जो एक्सपेंड किया वो क्या किया,
12 किया और बी ने जो किया 16 किया। मीन्स ये हो गया, ये जो इसका है ना स्टूडेंट, ये आप देखेंगे इसका जस्ट 1/3 है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, इस प्रोसेस से हमें यहाँ से इसका 1/3 मिल गया। जो ए का 1/3 हो गया वो 12 हो गया। अब आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, उन्होंने जब ये कर लिया उसके बाद बी के पास क्या बचे हैं, 145 रुपीज़ बचे हैं। अगर आप देखें कि आपको ये कहा गया कि ये जो है ना 45 बी की सेविंग्स थी, उसने क्या करा, ये उसने माइनस, मतलब ये उसने उसको शेयर किया। जब उसने इतना शेयर किया तो उसके पास कितना बचा है, 145 रुपीज़ बचे हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि ये 45 उसकी पहले थी और एक्सपेंड करने के बाद, मतलब शेयर करने के बाद उसकी जो वैल्यू जो उसने शेयर करी वो करी यहाँ पर 16, तो उसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 29 की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ पर, 145 रुपीज़ 145 हमें दी गई है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये देखना है कि टोटल गिफ्ट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, मतलब गिफ्ट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी। हमें क्या करना है, इन दोनों ने शेयर करके तो गिफ्ट लिया है, तो इसने 12 की है, इसने 16 की, कितना हो गया स्टूडेंट, 28 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से 29 की वैल्यू मिल गई, 145 तो हमें 28 की निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, 145 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 29 मल्टीप्लाई बाय 28, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 28, यूनिटरी मेथड हो गया। इसको हमने कट कर लिया, यहाँ से ये जाएगा आपका, यहाँ से ये कट होगा स्टूडेंट 5 बार, और यहाँ से अगर हम जब 5 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 140। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। जो उसका गिफ्ट का जो अमाउंट था, गिफ्ट की जो प्राइस थी, जो वैल्यू थी गिफ्ट की, वो कितनी थी स्टूडेंट, 140 रुपीज़ थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस पर। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द सम ऑफ द एजेस इज 56 ईयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 7 ईयर्स अगो। मीन्स इसका ये हो गया कि आपको दो ए एंड बी दिया गया, उनका जो रेशो दिया गया उनकी एज का वो क्या है, 3:5 है, और उनका जो एज का जो सम दिया गया, उनकी एज का जो सम दिया गया है वो क्या दिया गया है, 58 ईयर्स आपको कहा गया है। तो आपको फाइंड करना है क्या, उनकी एज 7 साल पहले, उनकी एज 7 साल पहले कितनी होगी। मीन्स इसमें ये हो गया कि A:B आपको कहा गया है कि उन A:B आपसे कहा गया उनकी जो एज है ना वो क्या है, 3:5 है। इन दोनों का जो सम आ रहा है इनकी एज का, वो आपको क्या दिया गया है, इन दोनों का सम क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों का सम देखें वो क्या हो गया, 8 हो गया। इन दोनों का जो सम आपको दिया गया है वो 56 दिया गया है, 56 ईयर्स आपको गिवन है। ठीक, आपसे कहा गया है कि 7 साल पहले उनका जो रेशो होगा वो कितना होगा। अभी जो प्रेजेंट में वो क्या है, 56 ईयर्स है। उनका जो रेशो का सम, उनकी जो एज की रेशो का जो सम आ रहा है स्टूडेंट प्रेजेंट में वो कितना आ रहा है, 56 ईयर्स आ रहा है। लेकिन अगर 7 साल पहले हम जाते हैं तो उनकी जो हमें निकालना क्या है कि उनकी एज का जो डिफरेंस आएगा या सम आएगा वो कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है। हमने यहाँ से देखा कि 8, इन दोनों का सम में 56 गिवन है। 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 7 साल पहले इनका सम फाइंड करना है। तो हम क्या करें, अगर पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें 7 मिला है तो हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई करें 7 से इसमें, तभी तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट रेशो मिलेगा। प्रेजेंट रेशो क्या हो गया इसमें, अगर हम कर लें यहाँ से 21 हो गया, ये यहाँ पर 7 3 जा 21 इस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 35। ठीक है, ये क्या हो गया 35, 21:35 हो गया उनका प्रेजेंट रेशो। ठीक, अगर आपको क्या कहा गया कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, तो हम क्या करें, इसमें से 7 माइनस कर दें इसमें से भी, और हम माइनस कर दें इसमें से भी 7, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से मिल गया 14 इस टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 28। तो स्टूडेंट 28 हमें इसका यहाँ से क्या मिल गया, ये रेशो मिल गया। अब हमें फाइंड करना क्या था कि हमें इसको सिंपलेस्ट, मैंने आपको बता रखा है जब भी हमें कोई रेशो मिलता है अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना 1 बार, और ये आपका कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से हमें मिल गया 1:2 का रेशो, जो कि आपका स्टूडेंट आंसर हो गया कि उनका 7 साल पहले का जो सम होगा, 7 साल पहले को जो रेशो होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एजेस 7 ईयर्स अगो। 7 साल पहले का जो उनकी एज का रेशो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1:2 हो जाएगा, जो कि उनका
7 साल पहले का रेशो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या था। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी की रेशो आपको दी गई थी, एज की उनकी 3:5 दी गई थी, जो कि जिनका सम क्या है 56 ईयर्स है, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले का उनका जो रेशो था आपको फाइंड करना था। हमने क्या करा, ए एंड बी रखा, उनकी जो हमें जो रेशो दी गई है हमने उसका सम रखा, वो गया 8 की वैल्यू हमें यहाँ पे 56 दी गई थी। अगर हम 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 56 मिलेगा। और हमसे क्या कहा गया था, हमने इसके पहले का चाहिए था, तो हमने 7 इसमें से माइनस कर लिया, इन दोनों में से तो हमें क्या मिल गया 14:28 मिल गया। तो हमने जब यहाँ से इसको सॉल्व किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ से 1:2 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा कि उनका 7 साल पहले का जो रेशो होगा एज का, सम का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1:2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मूव कर लेते हैं आगे, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो मूव कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। इसमें आपसे कहा गया कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 16 एंड 7 इज 4, 16 एंड 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अगर हम यहाँ देखें कि आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और हमें क्या बताना है, डी बताना है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया था कि ये डी होता है, ठीक है। तो हमें डी निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि डी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपका ए हो गया, ये बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। हम इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें ए डी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, बी सी, ठीक है। अब हमें डी निकालना है, तो हमें जब डी निकालना है तो हमने क्या करा, बी सी अपॉन में ए कर दिया। तो हमने क्या करी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी। हमें बी की क्या वैल्यू दी गई है 16 मल्टीप्लाई बाय क्या है, सी की वैल्यू क्या दी गई है 17, और हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट 4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 4 पर जाएगा, और 4 7 का कितना होता है 28, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा 4, 16 एंड 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज 28, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको आज का सेशन जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं वो पसंद आए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का असाइनमेंट स्टूडेंट मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे, जिससे कि आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आ जाऊंगी स्टूडेंट। तो चलिए आज का हम लोग सेशन वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज जो हम लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ नया चैप्टर और कुछ अच्छा चैप्टर लेकर के आने वाले स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।